आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमारा पहला अंक यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन से संबंधित था और उस अंक में दिखाया गया था कि किस प्रकार जो है ये यूरोपीय शक्ति भारत में एक व्यापारी के तौर पे व्यापार करने आई और उनके बीच जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई उसके उपरांत जो है अंग्रेज उस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सफल हुए और उन्होंने वेदरा के युद्ध 1759 में डचों का भारतीय रंगमंच से खात्मा कर दिया और डच वापस जो है इंडोनेशिया लौट गए। इसके पश्चात तो आप जानते हैं चूँकि पुर्तगालियों के साथ उनके वैवाहिक संबंध हो गए थे और राजकुमारी कैथरीन का जब 1661 में विवाह हो गया ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, तो पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई को दे दिया था और वही बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1669 में मात्र 10 पाउंड पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इसलिए पुर्तगालियों के साथ उनके संबंध सामान्य रहे, अतः पुर्तगाली अंत तक रहे। ये कह लीजिए कि वो जो है आज़ादी के पश्चात भी 1961 तक उनकी सत्ता गोवा, दमन और दीव पर बनी रही। लेकिन अन्य जो व्यापारी थे, यूरोपीय शक्तियाँ थी, वो जो है अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सके। डचों का अंत वेदरा के युद्ध में किया 1759 में और फ्रांसीसी सत्ता का अंत 3 कर्नाटक युद्धों द्वारा होगा और 1760 में जो निर्णायक युद्ध है वांडीवास का युद्ध होगा, उससे फ्रांसीसियों की सत्ता केवल अब पांडिचेरी तक सीमित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो डेनिश थे उन्होंने अपनी कंपनी स्वयं अंग्रेजों को भेज दिया 1745 में और स्वीडिश या स्पेनिश बहुत कुछ वो नहीं कर पाए। अब ये बात थी कि अब अंग्रेजों ने जो है अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत, क्योंकि अब वो देख रहे थे कि भारत में कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो अंग्रेजों का सामना कर सके। यद्यपि जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल उस समय एक बड़े प्रांत के रूप में था और उस प्रांत के अंतर्गत वर्तमान का बांग्लादेश और हमारा जो बंगाल राज्य है, इसके अतिरिक्त उड़ीसा और बिहार राज्य आते थे। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ये था और साथ में ये बंगाल जो है वो उस समय वास्तव में देखा जाए तो वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र था। बंगाल और ढाका विशेषकर ये सब मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। बुनकरों ने यहाँ पर एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार कर रखा था और बंगाल की आर्थिक समृद्धि का आधार यही बुनकर थे। साथ में यहाँ पर कृषि भी अत्यंत उन्नत थी, कपास का एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र भी था। तो कहने तात्पर्य यहाँ पर ये था कि आर्थिक हितों को हासिल करने के उद्देश्य से ये बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और उस समय बंगाल को वो वास्तव में भारत का स्वर्ग कहा जाता था, उसकी आर्थिक समृद्धि के कारण। यहाँ पर साथियों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1717 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से जो है व्यापारिक सुविधाएं और मुक्त व्यापार करने का एक फरमान हासिल कर लिया था। जब एक अंग्रेज अधिकारी शर्मन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दल, जिसमें एक अंग्रेज डॉक्टर थे हैमिल्टन ने, वो
मुगल बादशाह फर्रुखसियर के एक जानलेवा फोड़े का इलाज किया था और उससे खुश होकर के फर्रुखसियर ने मात्र 3,000 वार्षिक अदायगी पर उन्होंने दे दिया कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो मुक्त व्यापार कर सकते हो। तो ये भारतीय इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मैग्ना कार्टा कहा गया और ये बंगाल में उनका ये निर्बाध व्यापार चलता रहा। यहाँ पर जब मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी तो साथियों, उसी बीच जो है एक मुर्शीद कुली खां था जिसने जो है बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और वो इस प्रयास में सफल भी रहा। जो बंगाल की राजधानी पहले ढाका होती थी उससे उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बदल दी और वो 1727 तक जो है शासन करता रहा। उसके बाद 2 छोटे छोटे शासक और रहे जिसमें सरफराज खां शासन कर रहा था। उसी बीच जो है एक जो है बंगाल का सेनापति था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने जो है सरफराज की हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत उसने जो है स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। और चूंकि नवाब जब उसने घोषित किया तो अपनी सत्ता की वैधता को कायम करने के लिए, क्योंकि उसने एक वैध नवाब की हत्या कर दी थी और एक बलात् तरीके से उसने नवाब का पद हथियाया था, अतः अब उसको ज़रूरत थी कि मुगल साम्राज्य से उसकी कैसे वैधता तय हो। तो उस समय उसने जो है 2 करोड़ रुपए बतौर नजराने के रूप में मुगल बादशाह को भेजा था और उसके बाद वो 1740 से 1756 तक वो राज करता रहा और मुगल बादशाह ने भी उसे स्वीकृति दे दी। यद्यपि जो अलीवर्दी खां था वो अत्यंत चालाक व्यक्ति था। एक बार नजराना देने के उपरांत उसने फिर अपने शासन अवधि जो उसकी 16-17 वर्ष रही उस अवधि में कभी भी उसने मुगलों को कोई भी नजराना नहीं दिया, न ही कोई राजस्व दिया। तो वो जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो मुर्शीद कुली खां ने प्रारंभ किया था, अलीवर्दी खां ने बंगाल को और सशक्त बना दिया और उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में और मजबूत कर दिया। तो ये अलीवर्दी खां की एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अलीवर्दी खां एक बाहोश नवाब था। वो जो है अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करता था। अंग्रेजों की तुलना उसने मधुमक्खियों से की है। वो कहता था कि यदि अंग्रेजों को छेड़ा गया तो वो ठीक वैसे ही मार डालेंगे जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते को अगर छेड़ा जाए तो मधुमक्खियाँ मार डालती हैं, और यदि छेड़ा न जाए तो यही मधुमक्खियाँ जैसे शहद देती हैं वैसे ही अंग्रेज लाभप्रद साबित होंगे। कहने तात्पर्य वो अंग्रेजों के साथ एक तारतम्य सामंजस्य बना के वो चलता रहा। ये उसकी नीति रही। किंतु जब उसकी मृत्यु हुई है साथियों 1756 में, तो चूंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था अलीवर्दी खां का, उसकी 3 बेटियां थी जो अलग अलग स्थानों पर ब्याही थी। उनमें जो है जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी वो पटना में ब्याही हुई थी और वो जो है नवाब सिराजुद्दौला जो है वो उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था और उसने अपने जीवन में ही सिराजुद्दौला को वो नियुक्त कर दिया था नवाब के उत्तराधिकारी के तौर पर। उसने जो है सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो साथियों यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा समझ लेना है कि जो शासन के उत्तराधिकारी के तौर पर 3 उसकी बेटियां थी,
वो जो है अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की मौसी जो थी वो सबसे प्रबल दावेदार अपने को साबित करना चाहती थी, घसीटी बेगम। तो जब जो है सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया तो ऐसे में वो फिर स्थिति बदल गई, ऐसे में स्थिति बदल गई। तो साथियों, जो अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी उनमें सिराजुद्दौला उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। उसकी योग्यता को देखते हुए अलीवर्दी खां ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु इस सत्ता की होड़ में उसकी जो मौसी थी वो घसीटी बेगम भी जो है सक्रिय थी। साथ में दरबार में अनेक षड्यंत्रकारी सक्रिय हो रहे थे। वो उन षड्यंत्रकारियों में जैसे उसका सेनापति था मीर जाफर और दीवान था राय दुर्लभ। मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सब भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। दीवान राय दुर्लभ और एक शामिल था, एक बैंकर था जगत सेठ। जगत सेठ भी उसमें शामिल था तथा उसकी मौसी घसीटी बेगम भी शामिल थी। अमीन चंद, ये सब जो है दरबार में षड्यंत्रकारी सक्रिय हो गए थे। इस षड्यंत्र को हवा देने का कार्य कर रहा था एक अंग्रेज अधिकारी वाटसन। साथियों, इसे याद रखना जरूरी है। अंग्रेज अधिकारी वाटसन जो है वो हवा दे रहा था कि इन षड्यंत्रकारियों का सहयोग कर रहा था। और इसी बीच क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने की रोक लगा दी अंग्रेजों पर भी, फ्रांसीसियों पर भी, कि वो अपनी बस्ती में कोई किलेबंदी नहीं करेंगे। और उस किलेबंदी के रूप में किलेबंदी को जो है रोकने सिराजुद्दौला ने अंग्रेज बस्ती हो या फ्रांसीसी बस्ती यानी अन्य यूरोपियों सबके लिए एक नियम लागू कर दिया कि वो अपने बस्तियों में कोई किलेबंदी नहीं करेंगे। फ्रांसीसी तो इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन अंग्रेज लगातार जब किलेबंदी करते रहे तो 1756 में वो जो है नवाब सिराजुद्दौला ने वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से कोलकाता से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, बाहर कर दिया। अंग्रेज वहाँ से जा करके वो फुल्टा द्वीप पर वो शरण ली जा करके और पूरी तरीके से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। इसी बीच एक घटना इतिहास में महत्वपूर्ण है। जब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया तो यहाँ पर एक ब्लैक होल दुर्घटना इतिहास में उल्लेखित की गई है। ब्लैक होल दुर्घटना को समझते हैं साथियों। एक्चुअली ये जो है 20 जून 1756 को घटना हुई थी। 14/18 की एक कोठरी थी जिसे अंग्रेजों ने ब्लैक होल नाम दिया था। ये 14/18 की कोठरी में ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को वहाँ पर कैद कर दिया। और जब अगले दिन उन्हें देखा गया तो केवल 23 अंग्रेज छोड़ करके 123 अंग्रेज मारे गए और केवल 23 बचे, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी था। हालवेल ने ही इस घटना का उल्लेख किया है। केवल एकमात्र ऐतिहासिक उल्लेख उसी हालवेल ने किया है। अतः बहुत इतिहासकार मानते हैं कि ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी और वो सिराजुद्दौला को बदनाम करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस दुर्घटना का उल्लेख किया। फिलहाल जो हालवेल ने लिखा है उसके तहत ब्लैक होल दुर्घटना जो 20 जून 1756 को हुई उसमें 14/18 के एक
कोठरी में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 23 अंग्रेज केवल जीवित बचे और सभी मारे गए। इससे जो है अंग्रेज रुष्ट हो गए और दक्षिण में क्लाइव वो जो है सक्रिय था। वो क्लाइव अपनी बड़ी सेना के साथ वो बंगाल की ओर कूच किया और एक प्रकार से प्लासी के युद्ध का जो है एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई इसी ब्लैक होल घटना के चलते। यद्यपि साथियों एक अलीनगर की संधि इस घटना के बाद सिराजुद्दौला ने किया था और जिसके बाद ये कहा गया था कि वो जो है अंग्रेज कलकत्ता में कोई किलेबंदी नहीं करेंगे और ना ही वो सिक्के ढालेंगे और जो है साथ में ये भी था कि जो भी क्षतिपूर्ति हुई है वो जो है अंग्रेजों को वो जो है दी जाएगी। लेकिन इस अलीनगर संधि का अनुपालन नहीं किया गया और ये प्लासी के युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ये प्लासी के युद्ध को समझते हैं इसके चूँकि ये इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध है और इस युद्ध ने अभी तक जो अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में भारत में थे, अब वो जो है इस युद्ध से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता भारत में स्थापित होने जा रही है। तो अतः इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर मात्र 45,000 की अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला की सेना लगभग 2.5 लाख की सेना थी और इतने कम सैनिकों वाली सेना अंग्रेजों की वो विजयी हो रही है क्लाइव के नेतृत्व में। वही जो है दूसरी ओर इतनी बड़ी सेना असफल हो रही है। तो इसके पीछे एक्चुअली ये एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ये सीधा युद्ध नहीं था, ये छद्म युद्ध था और जिसके पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र निहित था। क्या षड्यंत्र था आते समझते हैं। पहले ही सिराजुद्दौला के दरबार में षड्यंत्रकारी सक्रिय थे साथियों, जिसमें जो प्रमुख षड्यंत्रकारियों में उसकी मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और उस समय का एक जो है साहूकार था, उस समय का कह लीजिए बैंकर, क्योंकि बैंक होते नहीं थे, वो बहुत धनी आदमी था, राय दुर्लभ। ये सब जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे और अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया था। हमने अभी बताया कि वाटसन नामक एक अधिकारी है जो इस षड्यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। तो इसके चलते क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर, राय दुर्लभ इन सबको प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में कर लिया था। विशेषकर सेनापति जो मीर जाफर था उसको अपने पक्ष में ये किया गया, अंग्रेजों ने किया कि यदि वो अंग्रेजों का साथ देगा तो भविष्य में उसे नवाब बनाया जाएगा और उसको जो है कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो इन प्रलोभनों के चलते ही जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मीर जाफर जैसे विश्वासघाती लोग वो राय दुर्लभ, दीवान राय दुर्लभ और मीर जाफर दोनों युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिए, अपनी सेना को तटस्थ रखा। दूसरी ओर यद्यपि उनके सिराजुद्दौला के दो जो है स्वामी भक्त जो है सेनापति थे जो नेतृत्व कर रहे थे, जैसे मीर मदान और एक जो है मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल ने यद्यपि युद्ध किया लेकिन वो युद्ध में मारे गए और थोड़े ही समय में एक बड़ा फैसला हो गया। सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। उसने जो है मुर्शिदाबाद में शरण ली, जहाँ पर जो है मीर जाफर के पुत्र मीरन बहादुर ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार सिराजुद्दौला का 1 साल में ही अंत हो गया और ये जो प्लासी का युद्ध था वो एक बड़े भविष्य के इतिहास का निर्णय कर दिया कि अब जो है अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं
अब वो अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं, अब वो अंग्रेज सत्ताधीश बन गए हैं। यानी जो एक व्यापारी के तौर पर भारत जिनका आगमन हुआ, वो अब सत्ताधीश बन गए। ये जो है प्लासी के युद्ध से तय हो गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया गया। ये कठपुतली नवाब था, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के सहयोग से ही ये बना था और क्लाइव की भूमिका इसमें बड़ी थी। क्लाइव का गीदड़ ये कहा जाता है मीर जाफर। इस युद्ध से एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अंग्रेजों ने इस युद्ध के माध्यम से समझ लिया था कि भारतीयों का जो चारित्रिक कमजोरी, कि यदि उन्हें थोड़ा सा जो है प्रलोभन दिया जाए, थोड़ा सा लालच दिया जाए, तो फिर वो जो है वतन परस्ती को भूल करके वो उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भविष्य में अपनी एक रणनीति बना रखी थी कि भारत वो जो है मीर जाफर और जयचंदों का भी देश है। अगर यहाँ पर स्वामी भक्त लोगों का देश है, तो ऐसे विश्वासघाती वर्ग का भी ये देश है, और ये लोग हमारे लिए अधिक उपयोगी साबित होंगे। अतः वो भविष्य की नीति में उन्होंने ऐसे लोगों को जो है अपने साथ रखने की रणनीति बनाई। यानी प्लासी के युद्ध में जो चारित्रिक कमजोरी भारतीयों की थी, कुछ चंद भारतीयों की जो मीर जाफर या जयचंद जैसे लोग थे, उनको वो अंग्रेज समझ गए और उनका उपयोग करना चालू कर दिया। यहाँ पर आगे समझते हैं, क्योंकि मीर जाफर एक कठपुतली नवाब था, क्लाइव का गीदड़ मात्र था। वो जो है कोई विशेष कार्य नहीं कर सका। वो जो है नाम मात्र का नवाब था, और उसने ही जो है पहली बार 24 परगना क्षेत्र की दीवानी अधिकार 24 परगना क्षेत्र का जो दीवानी अधिकार उसने अंग्रेजों को दे दिए। दीवानी अधिकार केवल सत्ताधीशों को मिलता है। यानी प्लासी के युद्ध में पहली बार जो है वो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गया। यानी वो राजनीतिक प्रभुसत्ता की भी वो शुरुआत यहीं से हो जाती है, जो ये दीवानी अधिकार दे दिया गया। साथ में अन्य जो है मुक्त व्यापार करने के सुविधाएं मिल गई। वो जो है अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में निर्बाध व्यापार करने के लिए अंग्रेज बिल्कुल आज़ाद हो गए। इसमें जो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता भी स्थापित हो गई, वो दीवानी अधिकार भी हासिल करने लगे। इसके बाद साथियों 1760 में क्लाइव को जो है लंदन बुला लिया गया, और उसकी जगह वेनस्टार एक नया गवर्नर जनरल आया, और उसने देखा कि जो है मीर जाफर उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ रही थी कि अब वो कठपुतली नवाब मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इसी बीच अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम से संपर्क कर लिया, और मीर कासिम ने उन्हें अधिक लाभ देने की बात कही। तो 1760 में मीर जाफर को नवाब के पद से हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम ये कह लीजिए बंगाल का अंतिम ऐसा नवाब था जिसने अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए व्यापक रणनीति बनाई और कार्य किए। उसने यद्यपि नवाब बनने के लिए अंग्रेजों को भरोसा दिया था, लेकिन वो जो है बाद में जब वो नवाब बन गया तो उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करने लगा। तो उसी प्रयास के क्रम में जैसे उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली, मुंगेर राजधानी कर ली, क्योंकि मुर्शिदाबाद में
अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने मुंगेर को राजधानी बना लिया। दूसरा, उसने यूरोपीय तरीके से अपने सैन्य संगठन को खड़ा किया। जिस प्रकार यूरोपीय ढंग से सेना का गठन होता है, सेना का प्रशिक्षण यूरोपीय तरीके से किया। उसने जो है एक जर्मन सैन्य अधिकारी वाल्टर को नियुक्त किया था। वाल्टर को अपनी सेना को प्रशिक्षण देने हेतु एक जर्मन सैन्य अधिकारी, सैन्य विशेषज्ञ कह सकते हैं, वाल्टर को मीर कासिम ने अपने जो है सेना को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया था। साथ ही उसने जो है अपने यहाँ पर तोप बंदूक बनाने के कारखाने लगाए मुंगेर में, ताकि युद्ध की दशा में वो जो है आर्म एंड एम्युनिशन को वो अपनी सेना को प्रोवाइड करता रहे, ये प्रयास किया। साथ ही वहाँ पर क्या था कि अंग्रेजों ने पक्षपातपूर्ण व्यवस्था लागू कर रखी थी बंगाल में, कि वो जो है अंग्रेज व्यापारियों को अनेक कर राहत देते थे, लेकिन भारतीयों को कोई कर राहत नहीं मिलती थी व्यापार में। तो ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर राहत देना प्रारंभ कर दिया। साथ में उसने अपने राजस्व वृद्धि के लिए एक नया कर भी चलाया, वो खिजरी जमा के नाम से एक नया कर भी चलाया। इन सब बातों से मीर कासिम से अंग्रेज असंतुष्ट रहने लगे, और जब ये सब व्यवस्था वो लागू कर रहा था तो जो अंग्रेजों में असंतोष पनपा, उसके परिणाम स्वरूप एक बार पुनः 1763 में वो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया और वो जो है मीर जाफर को पुनः कठपुतली नवाब के रूप में पुनः तैनात कर दिया। ये घटना ही वास्तव में वो बक्सर के युद्ध का आधार बन जाती है। और ये जो मीर कासिम ने एक और जब नवाब बनने के लिए अंग्रेजों से बातचीत चल रही थी, तो उसने कहा था कि भाई वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी अधिकार वो दे देगा। तो ये भी एक पॉइंट था कि जो अंग्रेजों को ये दीवानी अधिकार इन जिलों में न मिलना, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव में, तो इन सब बातों से अंग्रेज असंतुष्ट थे और उन्होंने वो जो है हटा दिया मीर कासिम को और उसकी जगह पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया साथियों। तो अब ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध की, द मोस्ट डिसाइसिव वॉर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो बक्सर का युद्ध है। यहाँ पर देखते हैं साथियों, इस समय उत्तर भारत में यदि हम देखें तो शाह आलम का शासन था, मुगल बादशाह जो बचे हुए क्षेत्र पर शासन कर रहा था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। जब मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया तो वो जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला और शाह आलम द्वितीय से मिला। दोनों ही अंग्रेजों की पक्षपात नीतियों से परेशान थे। अतः जो है ये तीनों मिलकर के यानी एक मोर्चा गठित किया अंग्रेजों के विरुद्ध। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब है, क्योंकि अब वो नवाब नहीं रह गया, मीर जाफर हो गया, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और ये तीनों एक बड़ी सेना लेकर के वो बिहार के बक्सर के मैदान में उनका सामना हुआ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से। साथियों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज सेना का, जबकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहाँ पर युद्ध किसी छल के द्वारा नहीं अंग्रेज लड़ रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में उन्होंने छल किया था
और जो है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और अन्य को अपने पक्ष में कर लिया था प्रलोभन देकर के। लेकिन यहाँ अंग्रेज सीधे बराबर का युद्ध कर रहे थे और हेक्टर मुनरो की जो कुशल रणनीति थी उसमें ये तीनों की सेना जो संयुक्त मोर्चा था, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम का, वो परास्त हो जाता है। और परास्त होने का परिणाम ये रहता है कि ये इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध, और इसने अब तय कर दिया कि अंग्रेज भारतीय रंगमंच पर अब कोई उनका मुकाबला करने वाली सत्ता नहीं है। अब उनका शासन स्थायित्व की ओर आगे बढ़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर जो है विजयी हुई सेना, हेक्टर मुनरो वाली अंग्रेजी सेना, वो जो है विजयी हुई और फिर इलाहाबाद की संधि हुई। दो इलाहाबाद की संधि होती हैं। प्रथम इलाहाबाद की संधि जो हुई है वो 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और जो है शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी जाती है और अब शाह आलम की सत्ता ये मानिए कि वो लाल किले तक ही सीमित हो जाती है धीरे धीरे। और इसके बाद जो है जो सबसे बड़ी उपलब्धि है अंग्रेजों की कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, यानी लगान, चुंगी आदि वसूली का अधिकार अब जो है अंग्रेजों को सीधे हासिल हो जाता है, जो सत्ता का आधार है। दूसरा, फिर एक द्वितीय इलाहाबाद की संधि होती है 4 दिन बाद, 12 अगस्त 1765 को वो पहली इलाहाबाद की संधि हुई, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो 12 अगस्त 1765 को। और इसके बाद जो है द्वितीय जो सेकेंड ट्रीटी है वो 16 अगस्त 1765 को होती है और ये जो है अंग्रेज तथा शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उसके बीच होती है। तो इसमें जो है अवध के नवाब से जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र होता है वो छीन करके मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। दूसरा ये कि जो है शुजाउद्दौला चूंकि जानबूझ करके इस युद्ध में शामिल हुआ था तो अंग्रेजों ने 50 लाख की क्षतिपूर्ति मुझसे ली। 50 लाख की क्षतिपूर्ति जो है वो ली है अंग्रेजों ने। और साथ में लखनऊ में एक ये कह लीजिए कि एक अंग्रेज सेना की टुकड़ी रखने के लिए राजी होना पड़ा शुजाउद्दौला का, और उस अंग्रेज टुकड़ी का जितना भी खर्च वो शुजाउद्दौला को वहन करने के लिए अंग्रेज राजी कर ले गए। तो इस तरीके से ये जो इलाहाबाद की संधि थी वो कह लीजिए कि भारत पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब जो शासन प्रारंभ होता है साथियों, उसको देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक द्वैध शासन की बात आती है। बंगाल में क्लाइव पुनः गवर्नर जनरल बनकर आता है, गवर्नर बनकर के आता है वो, और यहाँ पर उसने द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, डायरकी, अर्थात एक ही क्षेत्र पर जब दो सत्ताएं काम करने लगे तो हम उसे द्वैध शासन कहते हैं, डायरकी या डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। साथियों, ये पहला द्वैध शासन कहेंगे भारतीय इतिहास में। दो सत्ताएं जब एक ही क्षेत्र पर शासन करने लगे तो हम उसे द्वैध शासन कहते हैं। तो ये बंगाल का द्वैध शासन समझते क्या था? बंगाल में द्वैध शासन ये 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन रहा। ये द्वैध शासन इसलिए कहा जा रहा है कि दो सत्ताएं, अर्थात तो ये कहा गया कि भाई जो है नवाब की सत्ता
रहेगी, लेकिन साथ में अंग्रेज भी बहुत सारे मामलों पर अपना अधिकार रखेंगे, वो भी जो है शासन करेंगे। तो यह जो द्वैत शासन स्थापित हुआ, असल में बक्सर के युद्ध के बाद जो नजमादुल वो जो है सॉरी ये नजीमुद्दौला वो नवाब बनता है इलाहाबाद की संधि के उपरांत, और नजीमुद्दौला तथा क्लाइव दोनों पैरेलल वो बंगाल पर अपना शासन चालू कर देते हैं। पुलिस और न्यायिक शक्तियाँ सब वो जो है आ गई अंग्रेजों के पास, पुलिस और न्यायिक शक्तियाँ, जबकि विकास कार्यों का दायित्व दे दिया गया नवाब को। अंग्रेज अपने व्यापारिक अधिकारों का प्रयोग करते रहे, और ये कहिए कि ये जो बंगाल में द्वैध शासन का काल है वो 1765 से 1772, मात्र 7 वर्षों में इसने बंगाल की जो समृद्धि थी, वहाँ का हथकरघा उद्योग या वहाँ का जो है कृषक समाज, जो वहाँ की समृद्धि का आधार था, अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों के चलते ये सब तहस नहस हो गया। मात्र 7 वर्ष की काल में बड़ी समस्याएं बंगाल में आ गई। जो व्यापारिक विकास था वो सब धराशायी हो गया, नवाब कुछ कर न पाया, और अंग्रेज अपनी जो आर्थिक लिप्सा थी उसको पूरा करने के लिए केवल उसी कार्य में लगे रहे। वो बंगाल का आर्थिक शोषण करने लगे। ये इतना जबरदस्त आर्थिक शोषण था कि पूरी जो वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था थी बंगाल की वो चौपट हो गई। और इसी बीच जो है बंगाल में अकाल पड़ना, उसने कोढ़ में खाज का काम किया, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। और 72 तक आते आते ये कह लीजिए कि बंगाल की जनता इस द्वैध शासन व्यवस्था से इतना ऊब गई कि इतिहासकार पर्सिवेल ने इस काल के बारे में कहा है कि ये अंग्रेजों का एक बेशर्म लूट का युग कह लीजिए, कि इस काल में केवल अंग्रेजों ने जनहित से संबंधित कोई कार्य नहीं किए, बल्कि वो केवल लूटने का कार्य किया। साथियों, क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाला कहा गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का वो भारत में संस्थापक कहा गया। और ये कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी कर दी, और वेलेजली ने उस इमारत को पूरा किया, और बाद में अन्य गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान कर दी। तो ये विशेष तौर पर जो लॉर्ड क्लाइव आप जानते हैं, जिसके जो कंपनी में एक बाबू के रूप में जिसकी भूमिका थी, उसी ने आगे चल करके अपनी कूटनीति कह ले या अपनी प्रतिभा योग्यता कह ले, उसने जो है अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए भारतीय रंगमंच से। तीनों कर्नाटक युद्धों में उसकी प्रबल भूमिका रही, और यहाँ पर उसने बंगाल पर पूरी तरीक़ा से कब्जा कर लिया, और एक ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में एक मजबूत नींव डाली, जिसे और मजबूत करने का कार्य वॉरेन हेस्टिंग ने किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी की, और उस इमारत को पूर्ण करने का कार्य लॉर्ड वेलेजली ने किया। अंत में उस इमारत यानी ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत जो भारत में बनी, उसको और वैभव प्रदान करने का कार्य आगे जो है गवर्नर जनरलों ने किया। कहने का तात्पर्य, अब सत्ता पूरी तरीके से वो अंग्रेजों के हाथों में हस्तांतरित हो रही है। अब आगे का इतिहास हमारा कुछ इसी प्रकार चलेगा, और उसमें हम देखेंगे
कि कैसे जो है कैसे अंग्रेज भारतीय संसाधनों पर कब्जा करते हैं और कैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जो व्यक्तिगत नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, या वेलेजली की सहायक संधि है, वो कैसे जो है राजनीतिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, हम उसे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक युग का अंत हो रहा है। अब धीरे धीरे जो मुगलों की सत्ता है वो कहीं कहीं दिखेगी और अब अंग्रेज भारतीय रंगमंच पर हावी हो जाएंगे। तो बस इतिहास में यही है कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए और किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, और किसी ने पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी। इसी फेर में कट गए जिंदगी के, नहीं रही ये जवानी, मिट गई ये कहानी। तो साथियों, एक कहानी का अंत हो रहा है, जो मुस्लिम सत्ता का अंत हो रहा है और अंग्रेज प्रभुसत्ता स्थापित हो रही है। आगे चल कर के भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेंगे और जो है उस स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत रोचक इतिहास जो है आपके साथ मैं साझा करूंगा अगले अंकों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।